शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। सदर आरिफ अलवी जो कि दांतों के डॉक्टर हैं और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, उन्होंने बड़े बड़ों के दांत खट्टे कर दिए हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि सदर आरिफ अलवी साहब इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे और ये भी कहा जा रहा था कि सदर आरिफ अलवी साहब डर गए हैं और ये भी कहा जा रहा था कि सदर आरिफ अलवी साहब गद्दार हैं और इमरान खान साहब के साथ गद्दारी करेंगे। लेकिन आपने देखा कि आज सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और इसके अलावा उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर है उसको ख़त लिख दिया है कि आप 6 नवंबर को इलेक्शन करवाएं। इससे पहले आप ये देखें कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो जानबूझकर जो इलेक्शन डिले कर रहा है, इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश कर रहा है और नवंबर में जो इलेक्शन होना था उसको जानबूझकर फरवरी में लेके जा रहा है और इसके अलावा आइन को भी पामाल कर रहा है। सदर आरिफ अलवी ने जो ख़त लिखा है इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें सिर्फ ये नहीं लिखा कि आप इलेक्शन करवाएं, बल्कि सदर ने यह भी लिखा है कि आप इस मामले में अदालत से और निगरान हुकूमत से आप मावनत कर सकते हैं। अब अदालत से मावनत का क्यों कहा गया है, हालांकि सदर को हक है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। वो इसलिए कहा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर जो वो ये कहते हैं कि उन्हें ये हक है कि वो ही इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर सकते हैं और वो जब चाहे इलेक्शन करवा सकते हैं। तो सदर ने इसलिए इस पे ख़त में लिखा है कि आप इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से और निगरान हुकूमत से मावनत कर सकते हैं। और जो निगरान हुकूमत के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं काकड़ साहब, इससे पहले वो ये कह रहे थे कि जी हम जब हमें इलेक्शन कमिश्नर कहेगा तब हम इलेक्शन करवा देंगे, चाहे वो 3 माह बाद के या 6 माह बाद के। तो अब वो भी कह रहे हैं कि हम जी जनवरी के शुरू में या जनवरी के आखिर में इलेक्शन करवा देंगे और फरवरी का नाम ही नहीं ले रहे। इससे पहले आप ही देखें कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब थे, इन्होंने हुक्म दिया था आज से कुछ माह पहले 14 मई को इलेक्शन करवाने का पंजाब में और KPK में। तो इलेक्शन कमिश्नर ने उस वक्त कहा था जवाब में कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। और उसके बाद जब अदालत ने उन्हें पैसों का अरेंज करवा दिया तो बाद में उन्होंने कहा जी कि हम इसलिए नहीं करवा सकते जी, हमें सिक्योरिटी थ्रेट हैं, तो हम जो इलेक्शन है नवंबर में करवाएंगे और पूरे मुल्क में हम इकट्ठे इलेक्शन करवाएंगे, तो उस वक्त तक जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो भी हल हो जाएंगे। तो अब आप ये देखें कि अब नवंबर आ गया है, तो अब वो जो इलेक्शन हैं वो जानबूझकर डिले किए जा रहे हैं और हल्का बंदियों का नाम लेकर अब डिले किया जा रहा है और इलेक्शन को अब ये जनवरी फरवरी में मुलतवी किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि जस्टिस फाइज ईसा इस मामले में आकर क्या करते हैं, क्योंकि सदर साहब ने तो ख़त लिख दिया है। तो अब देखते हैं जस्टिस फाइज ईसा के पास जब ये केस जाएगा तो वो इसका इलेक्शन कमिश्नर है उससे क्या मुतालबा करेंगे। क्या वो इलेक्शन कमिश्नर को ये कहेंगे कि आप इलेक्शन करवाएं? बहरहाल इन्हें कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो हमारे हैं रशिया के सफ़ीर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। उनसे एक प्रोग्राम में किसी ने सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप इमरान खान साहब के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब एक बहादुर इंसान हैं और ईमानदार इंसान हैं। और दूसरी तरफ आप भी देखें कि जो अमेरिकन सफ़ीर हैं वो इस वक्त ग्वादर के दौरे पर हैं और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर चाइनीज़ हमसे ये सवाल करें कि इन्वेस्टमेंट तो हमारी है और अमेरिकन वहाँ पर क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो UK के सफ़ीर हैं वो भी इलेक्शन कमिश्नर से मिल रहे हैं और अमेरिकन सफ़ीर इससे पहले मिल चुके हैं। और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर हैं वो जो मरीम नवाज़ हैं उनसे मिल रहे हैं। तो ये एक अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है। इसके अलावा आप ये देखें कि इससे पहले भी जो रशियन सफ़ीर हैं वो इमरान खान के हक़ में बात कर चुके हैं। इमरान खान के बारे में वो पहले भी कह चुके हैं कि वो ईमानदार हैं और नेक हैं, और ये भी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट गिराई गई थी वो अमेरिका के कहने पर गिराई गई थी। और अगर इमरान खान साहब रशिया में ना जाते जब रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई थी, तो आज इमरान खान साहब की हुकूमत पूरे 5 साल करती। और ये हमारे मुल्क का एक अलमिया है बहुत बड़ा।
तीसरी ख़बर ये है जी कि लीबिया में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और सैलाब आया है, जिसकी वजह से लीबिया में बहुत ज़्यादा तबाही मच चुकी है। और क्या लोग कह रहे हैं कि जो ख़बरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि 1500 से 2000 जो लोग हैं वो इसमें लुकमा अजल बन चुके हैं, यानी वो अपनी जान से जा चुके हैं। और 20 से 25 हज़ार जो लोग हैं वो जनाब वो उनका पता ही नहीं है, वो भी लापता हैं। बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा ही लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे और इससे ज़्यादा ही लोग अभी लापता होंगे। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर 10-10 फीट पानी है और आधे से ज़्यादा जो शहर है वो जो सफ़े हस्ती से मिट चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। और इसके अलावा आप ये देखें कि वहाँ पर जो लाशें पड़ी हुई हैं उनको कफ़न देने वाला कोई नहीं है, वहाँ पर कफ़न ख़त्म हो चुके हैं। आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो लीबिया है इसमें 2 हुकूमतें हैं, इस मुल्क को 2 हुकूमतें देख रही हैं। और वहाँ पर एक अजीब सा बहरान है जो आज से 12 साल पहले शुरू हुआ था, जब जनरल कज़ाफ़ी को वहाँ की अपनी अवाम ने मार दिया था। और ये भी आपको बताता चलूँ कि जो लीबिया ही वो जगह है जहाँ से डंकी लगती है यूरोप के लिए। तो पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ अच्छी खबर नहीं है जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हज़ारों के तादाद में जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पर कह रहे हैं लोग कि वहाँ पर मौजूद थे। तो अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनकी सलामती के लिए हम दुआ गो हैं। तीसरे नंबर पर आप ये देखें कि आपने कभी गौर किया है इस चीज़ पर कि ये जो सैलाब आ रहे हैं और जो ज़लज़ले आ रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम जो ममालिक हैं वहीं पर आ रहे हैं और इसके अलावा कहीं और पर नहीं आ रहे। इससे पहले आप देखें तुर्की में एक बहुत खौफनाक ज़लज़ला आया था जिसमें 50,000 से ज़ायद लोग जिनसे जान की बाजी हार चुके हैं। और उसके बाद जो मराकश में कुछ दिन पहले ज़लज़ला आया, वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 हज़ार जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। और अब ये जो ज़लज़ला, अब जो सैलाब आया है और जो तूफ़ान आया है इस लीबिया में, अब ये एक अजीब सी मामला है, एक अजीब सा मामला चल रहा है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे हम मुसलमानों पर। और जी आज की चौथी ख़बर और आखिरी ख़बर आज की ये है कि अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान हैं इनके मामलात बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं और जो हमारे बॉर्डर हैं वहाँ पर संगीन सूरत हाल है। आप ये देखें कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है वो पिछले 6 दिन से बंद है। इससे पहले भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बंद होता था, लेकिन वो 1 या 2 दिन के बाद खोल दिया जाता था। लेकिन अब 6 दिन हो चुके हैं, 6 से 7 दिन हो चुके हैं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो बंद है। इसमें जो ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो तो जी ताजरों का हो रहा है, जो सब्ज़ी वगैरह लेके जा रहे थे या फ्रूट वगैरह लेके जा रहे थे अफ़गानिस्तान में या वहाँ से आ रहे थे, बल्कि यहाँ से जो लोग जा रहे थे, कोई बॉर्डर तो पाकिस्तान ने बंद किया है, तो उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये मामला क्या है, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, क्योंकि हम मुस्लिम ब्रदर हैं लेकिन फिर भी हमारी आपस में नहीं बन रही। हालांकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का बहुत सी जगह पर साथ दिया है, लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की आपस में क्यों नहीं बन रही। तो इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया है, वो किन किन मुल्कों के साथ लगते हैं। पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया हैं वो लगते हैं जी चाइना के साथ, ईरान के साथ और इसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ। लेकिन जो बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ, ये सबसे बड़ा बॉर्डर है जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। और इस बॉर्डर को कहते हैं जी ड्यूरन लाइन। और ये कहते हैं जी कि क्योंकि पाकिस्तान ने बाड़ लगाई है अफ़गानिस्तान के जो टोटल बॉर्डर है, क्योंकि वहाँ से जब अमेरिका वहाँ पर था तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो बहुत ज़्यादा मामलात हो चुके थे, बहुत ज़्यादा बम ब्लास्टिंग होती थी, तो पाकिस्तान ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर एक बाड़ लगाई। लेकिन जो अफ़गानिस्तान के हुकाम हैं वो कहते हैं जी कि हम इस बाड़ को हम नहीं मानते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो बाड़ लगाई है इसमें इन्होंने अफ़गानिस्तान का भी काफ़ी एरिया अपने अंडर कर लिया है, तो हम इस लाइन को नहीं मानते। और आप ये देखें कि जब वो अफ़गानिस्तान की वहाँ फोर्सेस फिरती हैं, चलती हैं बॉर्डरों पे,
तो बाज़ औक़ात पता चलता है कि उन्होंने वो जो बाड़ है उसको काट दिया है और अंदर भी आ जाते हैं सब बाज़ औक़ात। तो इसके अलावा जब फिर पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो इनको दोबारा बाढ़ को ठीक करने की कोशिश करती हैं तो उन पर हमला कर दिया जाता है। और इस मामले में बहुत ज़्यादा जो हमारे फोर्सेस के नौजवान हैं वो शहीद भी हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हो चुके हैं। देखिए जी, हमें मिलजुल कर अफ़गानिस्तान के साथ बैठ कर इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। और सुनने में ये भी आया है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हुकाम से जब रब्ता किया जाता है तो पाकिस्तान के हुकाम कहते हैं, पाकिस्तानी जो हुकाम हैं वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तानी हुकाम जो हैं वो अफ़गानिस्तानी हुकाम है, पहले वो हमारे साथ बैठें और मिलकर हमारे साथ बातचीत करें कि जो आप कि जो लोग वहाँ से हमारी तरफ आते हैं या दूसरे मामलात भी हैं वो हमारे साथ बैठ कर डिस्कस करें। और जब अफ़गानिस्तानी हुकाम से बात की जाती है तो वो कहते हैं हम जी बैठने को तैयार हैं। अब लगता तो ये है कि सिर्फ दोनों साइडें अपनी सिर्फ ज़िद में लगी हुई हैं और दोनों ने अपनी सिर्फ अना का मसला बनाया हुआ है। इसके अलावा आप ये देखें कि चतराल में पाकिस्तानी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया है। अब चतराल में जो ऑपरेशन शुरू किया है पाकिस्तानी हुकाम ने वो इसलिए किया है कि पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं इन पर हमला किया गया था अफ़गानिस्तान वाली साइड से चतराल पर। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा फ़ौजी नुकसान हुआ और हमारे कुछ जो फ़ौजी जवान हैं वो शहीद भी हुए और काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए। तो वहाँ पर भी ऑपरेशन चल रहा है। बहरहाल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिल बैठकर इन मामलात का हल करना चाहिए, क्योंकि ये जो जंगें हैं अफ़गानिस्तान में पिछले 40 साल जंग में मुब्तला है, लेकिन इन जंगों से मामलात हल नहीं निकलते। इन मामलात के जो हल हैं वो बैठ कर निकलते हैं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।